नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। 2024 शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव की दस्तक सुनाई दे रही है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने नॉक नॉक करना शुरू कर दिया है। चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी समर में आप कह सकते हो कि उतर चुकी है। कांग्रेस भी पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस के जो मुख्य चेहरा है राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा करके एक अलग जगाई उन्होंने और अलग जगाने के बाद एक माहौल बनाया और उस माहौल में लगा कि जो विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा था वो विपक्ष दिखा और उसके बाद एक चर्चा चली और जितनी विपक्षी पार्टियां थी सबको एक करने का प्रयास किया गया। अब फिर से कांग्रेस ने यात्रा का ऐलान किया है और इस नया यात्रा को भी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रोज हम लोग देख रहे हैं कि कोई न कोई बड़ी बैठक उनके यहाँ हो रही है। कभी जो इनकी महिला विंग वो कर रही है, कभी इनके युवा विंग कर रहे हैं, कभी इनके मुख्य धारा के लोग भी कर रहे हैं। बड़े नेता हर राज्यों में अपना दौरा कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनावी समर में उतर चुकी है और कभी भी अगर चुनाव होता है तो उनके लिए ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि वो कहते भी हैं कि हम 24/7 चुनावी मूड में रहते हैं। हम लोग सब चुनाव की चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की युवा चेहरा सचिन गुप्ता जी। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के भी युवा चेहरा, युवा विंग के प्रवक्ता अमनदीप सिंह बत्रा। अमनदीप, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। यूकेडी, जिन्होंने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके साथ इस राज्य के निर्माण में मातृ शक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसी पार्टी की वक्ता और युवा प्रवक्ता नेहा निहाल जी है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सचिन के पास चलता हूँ। सचिन, लगातार आपकी बैठकें चल रही हैं और ये प्रश्न पूछना तो जायज नहीं होगा कि क्या आप चुनावी माहौल में हो या चुनावी मूड में हो, क्योंकि आप लोग कहते हो कि आप हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हो। 5 राज्यों में चुनाव हुआ और जब माहौल दिख रहा था तो आदमी मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है और लोकसभा का सेमीफाइनल मान के आदमी मान रहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर चुनाव नहीं गया तो भाजपा कैसे लोकसभा में जाएगी। लेकिन आज एक प्रश्न ये बनता है कि सामने लोकसभा का चुनाव है और उस लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लग गए हो, तो क्या माना जाए? सबसे पहले तो केवल 5 सीटों की हम बात करें, जो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, इन्हें किस तरह से आप देखते हो? क्या यही 5 कैंडिडेट चुनावी समर में लोकसभा के लिए जाएंगे आपके यहाँ? देखिए संजय जी, पहले तो मैं आपको जो भी 5 राज्यों के चुनाव उसमें जो प्रचंड जीत जनता जनार्दन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसको परिणाम है, वो एक तरीके से आईना है सभी अन्य दलों को कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है काम हो रहा है, उसको जनता ने सराहा है। और जो राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्रियों ने काम किया है, हमारी पार्टियों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और यही कारण है कि जो है अधिकतम राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अभी जीत के आई है। और जैसा भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 जो है चाहे जनता हो और चाहे जो संगठन हो, उसके लिए कार्य करने वाला संगठन है। और जहां तक मैं अपने संगठन के बारे में बताना चाहूँ तो संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे बड़ा विश्व के संगठन के बाद जो है जो सबसे बड़ी विश्व नेता अगर किसी कार्यकर्ता के ऊपर बनी है तो आम जनता की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बनी है। उसका परिणाम, उसका सबूत भी जनता ने देखा है कि जिस तरीके से पूरी कार्यकाल में अन्य संगठन घर में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके कच्चा राशन, पक्का राशन, सैनिटाइजर, मास्क, अन्य चीजें जो है जरूरत की जो है पूर्ण तक देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड कार्यकाल में पूरे देश भर में किया है। और जहां तक बात है कि आप 5 लोकसभा सीट की बात करते हैं तो देखिए 2014 से
जो है उत्तराखंड की जनता लगातार, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव, नगर पंचायतों का चुनाव हो, और चाहे 2022 का, जिसमें एक ह्यूमर रहता था कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा आती थी, तो उस मिथ्या को भी तोड़ते जो है प्रदेश की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता सौंपी। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आप देखिए, आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, आपको हर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटें आप जीतते हुए नजर आएंगे। और दूसरा, जहां तक आपने सवाल किया है कि क्या पांचों प्रत्याशी यही होंगे, पांचों जो हमारे कैंडिडेट्स है वो सब यही रहेंगे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही प्रत्याशी होता है, वो होता है कमल का फूल। जब वो प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो कोई भी प्रत्याशी का चेहरा, कोई भी प्रत्याशी का नाम, कोई भी प्रत्याशी की जात पात नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिखता है कि सिर्फ कमल का फूल, और एक नारा हमारे हमेशा रहता है, सत्ता हमारा साधन, विकास हमारा लक्ष्य। तो सत्ता एक साधन होता है, लेकिन विकास लक्ष्य होता है। लेकिन माना जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही चेहरा होता है, नरेंद्र मोदी में लटो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हकीकत में सत्ता के शीर्ष पे कह लीजिए या उन ऊंचाइयों पे है जहां से भाजपा कह सकती है कि वह चुनाव में अगर जाएगी तो चुनावी समय या चुनावी बैतरणी आराम से पार कर लेगी। अमन, कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है लेकिन दिखता नहीं। राहुल गांधी यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर दिखती है, उम्मीद जाती है। कांग्रेसियों को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज लोग हैं उनको भी उम्मीद जगती है। कांग्रेस माहौल बनाती है, राहुल गांधी माहौल बनाते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो चुनाव आने तक वह जो टेम्पो बना होता है धीरे धीरे से वो दबता हुआ नजर आता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव फिर सामने है, ऐसे में फिर एक घोषणा होती है कि राहुल गांधी फिर से न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। ठीक है, किस चीज की न्याय यात्रा है, क्या यात्रा है, वो तो राष्ट्रीय आपकी टीम बताएगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि लोकसभा के लिए जो उत्तराखंड की टीम है वो उसी तरह से तैयार है, उसी तरह से लड़ना चाहती है, उसी दमखम के साथ जैसे 2009 में आपने जीता और लड़ा और 5 सीट जीते थे? अमनदीप, देखिए सर, ऐसा है कि जिस प्रकार से विपक्ष के रूप में कांग्रेस बैठी है प्रदेश के अंदर, और हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं प्रदेश की जनहित के मुद्दों को उठाने का। अब रही लोकसभा चुनाव की बात, देखिए हम कहीं ना कहीं से लेकर कहीं तक कोई हताशा नहीं है हमारे अंदर कि प्रदेश के अंदर जनता ने किसकी सरकार बनाई या किसको वोट दिया। वो बिल्कुल सत्य है, सेकंड टेन्योर की सरकार बीजेपी की आई और 5 लोकसभा सीटों पर सरकार बनाई। स्टेट से लेकर सेंटर तक इनकी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने जो निर्णय देना था वो दिया और हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन आज भी हम विपक्ष होने के नाते प्रदेश की जनहित के मुद्दों को उठाने का कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे, चाहे वो प्रदेश के मुद्दे हो चाहे देश के मुद्दे हो। क्योंकि देखिए आप जो जिस प्रकार से चीजें भाजपा के शासन काल में हो रही है वो सभी के सामने है। अगर मैं किसी बड़े मुद्दे की बात कर लूं तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा देखिए अंकिता भंडारी केस, आज तक उस पर कोई न्याय नहीं दे पाई है सरकार। अभी भी वीआईपी का नाम छुपाने का प्रयास सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहा है, उसके ऊपर लाठियां भाजने का काम सरकार कर रही है। देखिए जो लोकसभा का चुनाव है या कोई भी चुनावी की चुनाव रणनीति में चुनाव होता है, उसमें देखिए प्रदेश के मुद्दों को उठाने का प्रयास हमेशा विपक्ष करता है, क्योंकि वो हकीकत है। वो प्रदेश की अभी मैं कल की बात करूं तो पद यात्रा निकालने का कार्य हरीश रावत जी ने किया, तो उसमें साफ तौर पे हमने ये जाहिर किया है कि अंकिता भंडारी केस है, रोजगार है एवं अन्य मुद्दे हमारे प्रदेश के अंदर है जिनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार 24 घंटे भाजपा की सरकार मात्र और मात्र चुनावी मोड में रहती है। अरे चुनावी मोड में रही है, बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह सही है, लेकिन उस मोड को थोड़ा ऑफ करके प्रदेश की जनता के बारे में सोचिए कि प्रदेश की जनता क्या कहती है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है अंकिता भंडारी जी की माता जी का, उसमें उनके साफ तौर पर उन्होंने बोला कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह करूंगी। तो इतनी बड़ी चीजें अगर सरकार के कानों तले हो रही है तो सरकार उस पर क्या कर रही है? चलिए ठीक है, विषय बहुत से है अमनदीप। आज अगर अंकिता भंडारी की मां ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है, जिस तरह का उनका स्टेटमेंट आया, कितने दिन हो गए और कांग्रेस पार्टी आज भी कई मुद्दों को लेकर के सड़क पे उतरती है। अंकिता भंडारी प्रकरण में आपने आर पार की लड़ाई के लिए कभी प्रयास किया? मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। निहाल जी, यूकेडी, अगर उत्तराखंड में किसी से पूछिए तो यूकेडी एक ऐसा नाम है
जो 90 के दशक में बड़ा संघर्ष किया। जब उत्तराखंड की मांग होती थी तो यूकेडी सबसे अग्रणी भूमिका में होती थी, मातृशक्तियां अग्रणी भूमिका में होती थी। आप लोगों ने लड़ाई भी लड़ा, राज्य भी मिला, राज्य बनने के बाद आप लोग जीते भी। जीतने के बाद कहाँ चूक हुई कि यूकेडी आज भी हाशिए पे है। और मैं लोकसभा की बात तो बड़ी दूर की है, विधानसभा में आपका प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता, और गलती से पहुंच भी गया तो कांग्रेस और भाजपा की गोद में चला जाता है। तो कौन सी चूक है या कहां पे ऐसी गलती हो रही है कि जो मुख्य पार्टी होनी चाहिए थी आज वह तीसरे चौथे पांचवें नंबर की पार्टी होके बन गई है? नेहा जी। देखिए संजय जी, सबसे पहली ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यूपी एक्चुअली उत्तराखंड की जननी है, और ये तभी जानते हैं कि हमें जब ये उत्तराखंड बना कितने आंदोलनकारियों की इसमें शहादत है, और जिन पहलुओं पर ये उत्तराखंड जिस तर्ज पे बना था आज वो कहीं ना कहीं एक होके रह गया है इन राष्ट्रीय पार्टियों जो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पे इन 22 सालों में अपनी राजनीति चमकाती आई। यहाँ का जो नागरिक है वो उत्तराखंडी जो है वो एक्चुअली एक बहुत ही भोली जाति से लोग हैं, और उत्तराखंडी आज की डेट में हालांकि वो अब 22 सालों में इतना फेडअप हो चुके हैं कि अब की जो यूथ है यहाँ का वो सक्रिय है इस समय पे। पहले की बात अगर हम करें तो उस टाइम पर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने मुद्दे का लोभ देकर जिस तरीके से हमने इनके साथ भी बातें अपनी रखी थी तो उन्होंने उसमें रजामंदी देकर के जिन मुद्दों पे हमने अपनी बातों को रखा था कि ये इस प्रदेश के क्षेत्र के जो मूल मुद्दे हैं उन पर आप कार्य करें, तो इन्होंने उसमें कहा भी था। जब समय समय पर कांग्रेस ने भी ये चीज कही थी और बीजेपी ने भी ये चीज कही है। एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी कि आज बीजेपी का जैसे कि डंका चल रहा है, कांग्रेस की अभी बात हो रही थी कि आपका क्यों, देखिए कांग्रेस का तो पूरी तरह से इस प्रदेश ने कांग्रेस को नकार दिया है। आज की प्रदेश छोड़िए पूरे के पूरे राष्ट्र ने इनको नकार दिया है। और अगर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की जहां तक बात है, सचिन जी अभी जिस तरीके से बता रहे थे कि कहने की जरूरत नहीं है, हमेशा चुनावी मोड में ये रहते हैं। देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा नुकसानदायक ही हुआ है। पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, मोदी हटाओ भाजपा हटाओ, और उसके लिए जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक हो रही हैं। तो क्या माना जाए कि यूकेडी उन विपक्षी पार्टियों में एक साथ नहीं है जो भाजपा को हटाना चाहती है? नहीं, यूकेडी एक्चुअली देखिए ये कर्मभूमि है। कर्मभूमि मुझे लगता है कि किसी के नाम से का होना कोई जरूरी नहीं है। युवा यहाँ का जागरूक है, वो किसी के नाम की अगर वो कहीं के नाम के है, अब ये इनको ऐसा लगता है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है। इन्होंने जब यहाँ का एक क्षेत्रीय जब जन आंदोलन करता है तो ये उसमें एक मोदी है ना कि एक रैली का एक प्रसारण कर देते हैं, तो ये इनकी एक्चुअली ये गलत चीज है। इससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। देखिए युवा आज का जागरूक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। जो ये स्ट्रेटेजीज आज तक अपनी करते आए हैं ये अब नहीं चलने वाली। पहले इन्होंने देखिए 22 साल गुजर रहे इस क्षेत्र को बने हुए, लेकिन आज इस टाइम पर सब इतने यहाँ की सहनशीलता लोगों में इतनी है इस यहाँ के नागरिकों में, लेकिन इन्होंने वो भी छीन ली क्योंकि उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आज का युवा अपनी मूल जरूरतों पे बात कर रहा है जिसकी बीजेपी दूर दूर तक बात नहीं करना चाहती। जी मैं लौटूंगा। आपने एक विषय बोला, मैं तो मिस कर गया था, लेकिन अच्छा है आपने बड़ा अच्छा बोला। जिस दिन आप लोग भू अध्यादेश की बात कर रहे थे, भू कानून की बात कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी चाहते हैं कि अपना इस प्रदेश का भू कानून हो। सचिन जी बहुत अच्छा विषय इन्होंने छेड़ा, थोड़ा सा लीक से हट के, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा उसी दिन क्या जरूरत थी मोदी है ना की रैली निकालने, जबकि आज के विषय से हट के है, लेकिन नेहा जी ने कहा इसलिए मैं पूछना चाहूंगा। देखिए संजय जी, मैं इस बात का जवाब इतना देना चाहूंगा कि मोदी है ना के जो प्रोग्राम है वो पहले से प्रायोजित कार्यक्रम है। ये कोई स्थायी स्थिति से लेकर नहीं है कि स्पेशल कोई कार्यक्रम तय किए गए हैं।
लगभग भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो है पिछले 3 महीनों से जो है इन कार्यक्रम पे आधारित चल रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम है, कभी हम दीवार लेखन का कार्यक्रम करते हैं, कभी हम मोदी है ना का कार्यक्रम करते हैं, कभी हम भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम करते हैं, कभी भारत विकसित का यात्रा का कार्यक्रम करते हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जो है ये कोई इससे लेकर नहीं है। और रही बात भू कानून की और अन्य जो कानून की बात मेरी बहन करी है, हम लोग जो है लगातार जो है अभी आप देखिए भू कानून के ऊपर भी जो है, क्योंकि भू कानून भू अध्यादेश कानून भी जो है खंडवी सरकार लेकर आई थी जो है 2011 में, और उसके बाद जो है आज अगर इस पे रोक लगाने का काम किया है कि जो भारी लोगों को अपनी भूमि नहीं देंगे, उसको लेकर भी जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इस पे एक अहम निर्णय यहाँ पर लिया है। मूल्यवास पे भी जो है हमारी कमेटी जो है गठित हो चुकी है, उस पर भी जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेके उत्तराखंड की सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं विपक्ष से बार बार यही कहना चाहूंगा, सचिन जी, आपने कहा कि भू कानून आप भी लाना चाहते हैं, भू कानून पे आप सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, मेरी समझ में नहीं आया आपके अभी कहने पे, एक मुझे याद आया। एक तरफ तो भू अध्यादेश या भू कानून लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ पूरे देश विदेशों से आप निवेशकों को बुला रहे हैं, तो निवेशक डरेगा नहीं कि हम वहां जाएंगे तो किस आधार पे काम करेंगे। एक तरफ भू अध्यादेश है या भू कानून है, तो उनको फ्रीडम कहाँ रहेगी कानून की। आप पहले क्लियरिटी करो कि आप निवेशकों को लाना चाहते हो कि भू अध्यादेश लेना चाहते हो, क्लियरिटी की जरूरत है। जी, बहुत सुंदर आपने जवाब किया और मैं आपके वीआईपी चैनल के माध्यम से उसका बहुत स्पष्ट और क्लियर जवाब देना चाहता हूँ कि भू अध्यादेश कानून हमारे प्रदेश की आवश्यकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि इस प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है। सबसे बड़ी समस्या जो है बड़े रोजगार विकसित करने की, सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो युवा है, जो हमारा यहाँ का की जवानी है, उसको इस प्रदेश में रोक के जो है प्रदेश हित में कि युवा को जो है इसकी मुख्य धारा में लाने की है। लेकिन हम केवल भू अध्यादेश कानून लागू कर देंगे और भू अध्यादेश कानून सब लागू कर देंगे कि बाहर से कोई निवेशक यहाँ घुस ही ना सके, यहाँ कोई लगी ना सके, यहाँ कोई व्यवस्था बनी ना पाए, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए भी अन्याय होगा। अगर हम सभी राष्ट्रीय दल जो है, अगर हम सभी राष्ट्रीय दल यहाँ पर जो है इस प्रदेश के युवा का भला चाहते हैं, तो हमें एक रास्ता जो उद्योगों को भी लाना पड़ेगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और मैं उस रील के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। उस रील में जो है एक युवा के सामने जो है विपक्ष ने बोला कि अदानी को ये कर दिया है, अदानी अंबानी को ये कर दिया, तो उसने बोला कि मेरे को एक अदानी नहीं। उस युवा का जवाब देखिए, उसने कहा मुझे देश के अंदर ऐसे 20 अदानी चाहिए, ऐसे 20 अंबानी चाहिए, ऐसे 20 टाटा चाहिए जो मेरे देश को विकसित करे, मेरे को रोजगार दे। क्योंकि जब बड़ी कंपनीज को आप आकर्षित नहीं करोगे, बुलाओगे नहीं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे आप रोजगार जनरेट नहीं कर पाओगे। बाहर का आदमी केवल वहां पर उगाई कर सकता है, बुआई कर सकता है, लेकिन अगर आपको बड़े उद्योग खड़े करने, आपको बड़े रोजगार करने, तो उनको लाना पड़ेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम यहाँ पे भू अध्यादेश सब कानून लागू करेंगे, लेकिन यहाँ के उद्योग यहाँ पर लगे, यहाँ पर उद्योगों के माध्यम से रोजगार जनरेट हो, यहाँ पे हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए भी हम एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है उद्योगपतियों को यहाँ आने से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ के उद्योग लगाएंगे। अगर आप यहाँ के केवल धोन की वंशना से आएंगे, यहाँ केवल आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे आके जो है टैक्स का और इन सब चीजों का लाभ ले लूंगा, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ आपको उद्योग भी लगाना पड़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार भी देना पड़ेगा, और एक लंबी जो है नियम के तहत जो है जो यहाँ पे नियमावली बनी उसका पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ उद्योगों के लिए जगह की कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से सरकार उनके साथ खड़ी। अमनदीप के पास मैं आऊँ, नेहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज 1 मिनट। हाँ सर, सचिन जी की बात को मैं कटाक्ष करना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ के प्रदेश को मतलब उद्योग, बाहर के उद्योगपतियों की जरूरत है, उनको यहाँ पे निवेश की जरूरत है। सर आप मुझे एक बात बताइए कि निवेश की आप बात करते हैं, पैसे की आप बात करते हैं, तो ये जितना आप प्रचार में वेस्ट कर रहे हैं, ये इसको बचाइए ना। सबसे पहले आप अपना बचाइए, कमाइए तो बाद में, पहले आप अपना बचाइए। मैं दूसरी चीज पे भी आऊंगी। आप कह रहे हैं कि यहाँ का व्यक्ति केवल उगा सकता है, बो सकता है, ये कर सकता है। सर ऐसा नहीं है। इसी चीज से पता चलता है कि आप अपने प्रदेश के बारे में बहुत कम जानते हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी होकर के आपकी जो एक्चुअली जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय हैं, वो क्षेत्रीय नहीं है। समझिएगा, आप बोल रहे हैं कि मैं प्रदेश के बारे में मैं 2000
बिहार से सक्रिय राजनीति में हूँ, 3 बार का निर्वाचित पार्षद हूँ, और दूसरा ये जो आपके बयान पछाने बयान है, जो आप पछाने बयान नहीं, आप पछाने बयान ना देना, आगे में बोलिए, आप बताइए अच्छा बताइए आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए क्या कर सकते हैं। आपके मंत्री यूपी तीसरी बार मंत्री है, प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री है, आप बताइए ना कि आपने क्या किया, आपके मंत्री ने क्या किया। मैं बोल रहा हूँ आप जवाब दीजिए, आप 3 बार राज्य सरकारों में मंत्री रहे हैं, आपके मंत्रियों ने क्या किया। शहरी विकास मंत्रालय आपके पास था, राजस्व विभाग आपके पास था, आप बहुत ध्यान कर सकते हैं, आप क्या किया, आप जवाब दीजिए। मंत्री ने क्या किया बताइए। समय पर यही 4 विधायकों से 2 से शून्य क्या किया। क्षेत्र का जो व्यक्ति है, क्षेत्र का निवासी उत्तराखंडी अब जाग रहा है, उत्तराखंडी इनकी इन बातों में आने वाला है नहीं। देखिए, अगर आप मुद्दों पे बात करेंगे, मुझे लगता है ये कर्मभूमि है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम अगर आप जवाब दीजिए कैमरे पे, आप क्या चाहते हैं। हमने होल स्टेट योजना रोजगार खत्म करने के लिए हम और लोग यहाँ पर लेके आए, हम बाहर में काम कर रहे हैं, हमारे लोगों बढ़ाने का कर रहे हैं। आप नहीं आते बाहर सचिन जी न्याय जी अपना बात रखना चाहते हैं, उनकी कई विषय महत्वपूर्ण है, उसको पूरा रखने का मौका दीजिएगा प्लीज। मैं आऊंगा न्याय जी आपके पास। अमन जी, जो एक विषय अभी आया है जिसका बड़ा अच्छा सचिन ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि हम दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एक मैसेज क्या है। एक तरफ तो हम पूरे देश के निवेशकों को विदेश तक से बुला रहे हैं, दूसरी तरफ हम भू कानून कर भू अध्यादेश लाना चाहते हैं, भू कानून बनाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप निवेशक तो आप क्या यहाँ पे आओगे। अमन जी देखिए सर, इसमें मैं ये समझता हूँ, देखिए इन चीजों को पैरेलल चलाने के लिए बहुत बड़ी रणनीति के लिए काम करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से एक तरफ हमारे प्रदेश का विकास भी हो और दूसरी तरफ जो निवेशक आ रहा है वो भी मनमर्जी ना करे यहाँ पे आके। बहुत चीजें ऐसी हैं। कैसे आए लोग नहीं सर, डायरेक्ट कानून लेते आए हो। मैं बात कर रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड की। एक बात हो भू कानून, यस, जैसे यूकेडी करे हर पार कि भू कानून आना चाहिए तो आना चाहिए। अगर निवेशक कैसे आएगा जब भू कानून आपका आ जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए सर, वही तो बता रहा हूँ आप। देखिए ये कुछ छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे प्रदेश के लिए। अगर एक तरफ से हम जनता के तौर पे देखें तो हम जो हमारे पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है आज के समय में, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश के लिए, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। उसके लिए क्या है कि वहाँ हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है पहाड़ों पर। तो नॉर्मल सी बात है, आदमी जाके दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास रोजगार भी नहीं है। अब देखिए जिस प्रकार से अगर भू कानून लागू होता है, इसमें कोई असत्य नहीं है। सत्य है कि वो डरेगा निवेशक आने से। मतलब वो जो मानसिकता है बिजनेसमैन की, वो बिजनेसमैन की मानसिकता वो जाग जाएगी। क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन ही हूँ, मैं भी काम करता हूँ धरातल पर रह के। तो हमें पता है कि अगर हम दूसरे प्रदेश की तरफ भी जाते हैं तो हमें 50 चीजों को सोचना पड़ता है। अब नहीं, देखिए सरकार की बात अगर वैसे बात की जाए तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है भाजपा की, तो वो सभी के समझते हैं और हमारे समझते भी है। अभी जिस प्रकार से सचिन जी द्वारा कहा गया, अभी शुरुआत में जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि कोरोना काल में पूरा विपक्ष हो रखा था और इनके कार्यकाल जो इनके कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके राशन देने का कार्य कर रहे थे। इनकी बात का जवाब ये देना चाहता हूँ, अगर पूरा विपक्ष हो रहा होता तो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवासन जी को ऑक्सीजन बैंक का खिताब न दिया जाता। अगर पूरा विपक्ष हो रहा होता। नहीं, ये तो मानना चाहिए कि कोरोना के दौर में सरकार और सत्ता से ज्यादा आम जन लोगों ने मेहनत की, और जो जिस क्राइसिस में हमको जाना चाहिए था, अगर हम उससे बचे तो उसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और सारी चीजों को भुलाकर पूरे सभी लोगों ने सबकी मदद की। नेहा जी,
एक, जैसे सचिन जी ने कहा और अमनदीप ने भी कहा, मान लीजिए विकास होना चाहता है और विकास पहुंचना चाहता है, पहाड़ पे विकास चाहते हो, क्योंकि आप लोग सब कुछ की पैदावार करते हो, जड़ी बूटी की पैदावार करते हो, यहाँ झिंगोरा है, यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे बटुआ है, सब कुछ है। यहाँ पे जो चीज 10 रुपए की है वह बाहर जाकर के 1000 की बिक रही है। तो सचिन का जो कहना था कि आप उगा तो रहे हो लेकिन सही बाजार नहीं मिल रहा है, और बाजार मिलने के लिए लोग यहाँ प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म के लिए निवेशक चाहिए, निवेशक को आने के लिए डर नहीं होना चाहिए। तो जो आप लोगों ने बात रखी है कि कोई यहाँ पे जो आपका भू कानून का स्वरूप है, तो उसके तहत अगर भू कानून लागू हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि जिस नियम कानून और जिस रणनीति के तहत भाजपा इस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाना चाहती है, सबको बुलाना चाहती है, आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहती है, आपके प्रोडक्ट को देश या विदेशों में ले जाना चाहती है, क्या संभव होगा? नेहा जी। जी देखिए सर, सबसे पहली चीज मैं निवेदन करूंगी सचिन जी से इन बात को काटें। देखिए आप अगर सत्ता में हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस उठेंगे, यदि आप कार्य नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उठेंगे, और आपको संयम रहकर आपको जवाब देना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी जनता का क्या निर्णय है वो जनता देखिए, जब कोई बात अपनी रख रहा है तो रखने का पूरा अधिकार है, और मैं समझती हूँ कि इसीलिए यूपीडी भी ये उत्तराखंड की जननी है, और हमारी पार्टी हमेशा यहाँ के क्षेत्र के निवासियों के हितों के लिए हमेशा आगे खड़ी रही है। आप बात करते हैं कि यहाँ पे बाहर से निवेशक को लाना जरूरी है। सर आप मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ की आपने कितनी चीजों की आपने खोज करी, आपके यहाँ के जो लघु उद्योगपति हैं, आपने उनके साथ मिलकर कितनी रणनीतियां बनाई? आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ के उसमें इतनी मेहनती लोग हैं, यहाँ पे पैसे की उतनी कमी नहीं है। यहाँ पे केवल एक दुर्भाग्य इस क्षेत्र का ये है कि यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो इस तरीके की है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र आता है तो वहां पे कई सारी दुर्घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं लैंडस्लाइड। लेकिन आपकी सरकारें जो हैं, जैसे कि रोड बनाने का कार्य, आप कह रहे हैं कि आप रोड से रास्ते बना रहे हैं। सर आप ये तो देखिए कि आप पहाड़ों में लोड कितना डाल रहे हैं। आप देखिए आप रोड जहाँ पे चुनी हुई जो रोड थी, रास्ते हैं, आप उन्हें छोड़कर दूसरे रास्तों में बना रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि आप निवेशक की, अभी संजय जी जो आप कह रहे थे कि इसमें निवेशक डरेगा। सर पहली चीज मैं समझती हूँ कि देखिए 22 साल इस प्रदेश को बने हुए हो गए हैं, 22 साल हमने गवा दी, 22 साल इन राष्ट्रीय पार्टियों के चक्कर में इस यहाँ के निवासी मतलब एक वेट करते 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 वो परेशान हो चुका है, और इसीलिए आज की डेट में वो सड़क पर जन आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। निवेशकों की जरूरत सर अभी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी सबसे पहली जरूरत जो यहाँ के उद्योगपति हैं, यहाँ के उद्योगपतियों के रास्ते आप खोल नहीं रहे, उनके जो उद्योग चल भी रहे थे उनके ऊपर आपकी गाज गिर रही है, आप उनको तो पहले मजबूत करें। आप बाहर से निवेशक ला रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज अभी अमनदीप जी की बात को भी मैं रखना चाहूंगी कि ये कह रहे थे कि हाँ जरूरत है। सर इनको विपक्ष में ही बैठ के ये बात याद क्यों आती है? जब आप सत्ता में थे आप भी तो थे, आपने कितने यहाँ पे उद्योग लगाए? सर आपने क्या काम किया? हॉस्पिटल आप मुझे बताइए, आपने पहाड़ों के ऊपर, आपने पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों के ऊपर कांग्रेस क्या किया? बात का जवाब 2007 का जो तिवारी जी का दौर था, उसमें जितने निवेशक आए, यहाँ पे औद्योगिक घराने आए, हमारी समझ से दोबारा नहीं आए। तो कांग्रेस पे हम 10 आरोप लगाए, लेकिन ये आरोप को मैं नहीं मानता। इन लोगों ने इस राज्य में औद्योगिक घरानों को बुलाने में या इंडस्ट्री को बसाने में इन्होंने उस दौर में, मैं 2002 से 7 की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने प्रयास नहीं किया। इन्होंने प्रयास किया, उस समय लोग आए, भले वापस चले गए। मैं लौटता हूँ आपके पास। सचिन बहुत से विषय हैं, मैं बार बार कहीं कर रहा हूँ ना, बहुत से विषय है, लेकिन अगर विकास की बात की जाती है, पहाड़ पे विकास चढ़ाने की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, पलायन की बात की जाती है, और ये सारी चीजें नहीं हुई है, तो राज्य तो इसी के लिए बना था सर। अगर संघर्ष का दौर था 2095, 96, 97, 98, 99, संघर्ष किस लिए था? हमें हमारा राज्य मिले, रोजगार यहाँ मिले, पलायन रुके, नए संसाधन जुड़ाए। लेकिन सर अगर नहीं मिला है तो नेहा जी का पीड़ा तो जायज है सर।
बिल्कुल संजीत जी, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि किसी भी राजनीतिक दल का गठन किसी भी राज्य में सरकार बने, चाहे देश में प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा प्रदेश, मेरे प्रदेश का आम जनमानस, मेरा देश आगे बढ़े। आज वर्तमान में मैं ये बताना भी चाहूंगा, क्या मेरे तो सभी दोनों अनुभव ही हैं, लेकिन मैं बताना भी चाहूंगा आज देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जो है पूरे उत्तराखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन के लिए जो है यहाँ, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो पर्यटन पे आधारित क्षेत्र है, और हमारे यहाँ जो हमारी मुख्य आय का साधन है वो पर्यटन है। जब तक पर्यटक यहाँ पे नहीं आएगा तो हमारे जो गांव में जो विकास की व्यवस्था है, जो गांव के युवाओं को रोजगार की, महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आते हैं तो आम जनता से देश की अपील करते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी आय का 10 से 15% आय यहाँ खर्च करके जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है देश विदेशों में जाके उद्योगपतियों के सामने जो है निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे प्रदेश में आइए, यहाँ पे आपको हम अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, यहाँ पे आप उद्योग लगाइए, ताकि जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और आपको नहीं चाहिए अपनी सड़क में बैठ के शराब पीना, चार धाम पूरे रूट को गंदा करना, यहाँ की संस्कृति को खराब करना चाहिए, ऐसे बात नहीं चाहिए। सुनिए, हर तरीके का व्यक्ति जो है, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हर तरीके का व्यक्ति यहाँ पे आता है। हम इसके पक्षधर नहीं है कि कोई प्रयास करे, लेकिन पर्यटन भी आवश्यकता है। अगर कोई दिखता है तो उसके ऊपर कानून का डंडा चलना चाहिए, चलता भी है, और तमाम तरीके की जो है गतिविधि आपने खूब में दिखी भी है। लेकिन क्या हम 1% ऐसे व्यक्ति की वजह से 99% पर्यटक को यहाँ आने से रोक सकते हैं या रोक दें? और दूसरा जो है, जहां तक मेरी मैं बात कर रहा हूँ, अभी यूकेडी भी बोली थी, कांग्रेस भी बोली थी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो प्रयास हो रहे हैं, आज जो देश भर के अंदर जो माहौल चल रहा है अपने देश के पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास चल रहे, क्या कभी आज से पहले कभी हुए? आज से पहले केवल जो है हमने केवल भाषण सुने लच्छेदार, लेकिन काम होते नहीं देखा। आज अगर हम ऑल वेदर रोड की बात करें तो जब पहाड़ पे जब 12 महीने सीजन चलेगा तो क्या 12 महीने युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? क्यों पहाड़ के युवाओं को, महिला को जो है अपने केदारनाथ जी से या बद्रीनाथ जी से जो है मकान छोड़ के नीचे चमोली के दूसरा क्षेत्र में जो है आना पड़ेगा? ये इसलिए हो रही है व्यवस्था कि ताकि जो है पूरे 12 महीने जो है यहाँ पे रोजगार चलता रहे, यहाँ पे पर्यटन आता रहे, और यहाँ पे जो रोजगार की व्यवस्था बनती रहे। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम अभी फिर भी अन्य देशों की तुलना में बात करें तो समुद्र के अंदर रेल चल रही है, समुद्र के अंदर उन्होंने जो है टनल बना दिए। हम आज अगर जो है पहाड़ के ऊपर अगर टनल बनाने की बात करते हैं या जो है सड़क बनाने का काम करते हैं, तो हम लोग कहने लगते हैं कि जो है हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि होना नहीं चाहिए। अरे भाई, हमें अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा। पहाड़ पे विकास को पहुंचाना है तो उसके लिए पहाड़ जैसा सीना भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। अब अगर हम रास्ते नहीं बनाएंगे, अगर हम ट्रेन को जो है, ट्रेन अंग्रेज के जमाने में हम सुनते थे जब बच्चे थे कि जो है ये मसूरी के कोठार गेट तक जो है रेल की पटरी पहुंचे, लेकिन वहां से भी ट्रेन नहीं पहुंचा पाई। आज ऋषिकेश से कर्ण पे आकर जो रेल मोदी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है, तो ये विकास ही है। और जब ये विकास पहुंचेगा तो निश्चित रूप से जो पुराने, मैं कहूंगा कि अभी यूकेडी से बोलेगी कि आपने क्या किया। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम 3 बार सत्ता में आपके कैबिनेट मंत्री जैसा दायित्व है, आपके सरकार में रहते हुए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने अपने संगठन का बना नहीं किया। आप क्या करते? सचिन जी, आपके पास 100% से सब सहमत है कि विकास पहाड़ में पहुंचना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों में आपने नहीं देखा था, आपको याद भी है जो विनाश हुआ, तो क्या विनाश के रास्ते चल के विकास आपको मंजूर है? देखिए सिलकारा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जोशीमठ है, कर्णप्रयाग है, दरारें पड़ गई। सड़क पे जब हम सड़क पे चलते हैं तो दुर्घटनाएं भी होती है, ऐसा नहीं होता सब करते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी होती है। लेकिन दुर्घटनाओं से बच के रास्ते पर नहीं छोड़े जाते। अगर हमारा लक्ष्य, अगर हमारी नीति, अगर हमारा नियत सही है तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ते जाना है। चुनौती, कठिनाइयां जरूर आएगी, उन सबको दूर करते हुए हमारा लक्ष्य केवल एक यही है कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार मिले, उत्तराखंड एक नया विकसित उत्तराखंड के रूप में जो है उभर के सामने। इसका प्रयास के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, प्रधान सेवक सब लगे हुए हैं और यही हमारा प्रयास है। सचिन जी, पूरा आप बताएं, राज्य बनने के पहले कितना सुंदर होता था, लक्कड़ का प्रदेश, काठ का प्रदेश, घरे लकड़ी की होती थी, आज कंक्रीट प्रदेश बनता चला गया।
कंक्रीट शहर बनता चला गया, आंदोलन ऊंची बन रही है। यहाँ पर विकास होता ही था। हम दूर बिल्कुल जो है अच्छी बात है, अलग क्षेत्र में अच्छी बात है। पहुंचते जैसे कुछ काम नहीं होता, लेकिन जब संसाधन आए, हमारा राज्य अलग बना, जब जो है राज्य में पैसा निश्चित रूप से विकास नहीं होता। माहौल रहा शुरू में, इसी रोड पे आपने देखा नहरें थी, पानी बहता रहता था, सुंदर सा था, जब बारिश एकदम माहौल था। आज ये पूरा का पूरा शहर कंक्रीट प्रदेश की मैं बात करूं बन गया। अगर शहर की भी मैं बात करता हूं तो कंक्रीटों का शहर बन चुका है। और अगर इसे आप विकास करते हो और उस विकास के बाद आप देखो पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। गर्मी के समय गर्मी इतनी ज्यादा है, ठंड के समय ठंड नहीं है। तो इस समझ में नहीं आ रहा है ये किस चीज की देन है। तो क्या ये माना जाए जो ये विकास हुआ है क्या उसी की देन तो नहीं है? अमरदीप सर देखिए, ऐसा है कि अगर मैं राजनीतिक विषय से हटके बात करूं तो ये जो विकास जिस प्रकार से चल रहा है, या सड़कें बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, आज प्रदेश की मैं कहूँ कि जो जनता है, हम भी उन्हीं में से आते हैं, सभी के मुंह पे एक ही बात है कि दिसंबर का महीना खत्म हो गया, जनवरी आ गया, लेकिन देहरादून में बारिश तक नहीं हुई और सूखी ठंड पड़ रही है। ये सारा जो क्लाइमेट चेंज है, ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। जो हम लोगों ने ये सहस्त्रधारा रोड आप देख लीजिए, चूना भट्टा के पास पूरा ही साफ कर दिया, पूरा लाइन बना दी ऐसी कि वहां पे मतलब मैं कहूँ कि स्वरूप ही चेंज हो गया। लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं, हम अपनी सुविधाओं को तो देख रहे हैं, वो बात ठीक है, सुविधा निरंतर मैं समझता हूँ कि क्या नाम है आपका, प्रकृति का नियम है चेंजेस आना, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कतें हैं। अब जैसे सचिन जी ने कहा कि हम लोग अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं इस प्रदेश में। आप टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो देवभूमि है, देवभूमि का जिस प्रकार से स्वरूप है, जिस प्रकार से यहाँ के लोग हैं, हम तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हमें बचपन से पता है कि किस प्रकार से लोग हैं यहाँ पे, कितने शांत स्वभाव के लोग हैं। लेकिन आज जो बाहर से लोग व्यक्ति आ रहा है, यहाँ से आ रहे हैं, बाहर से यूपी से लोग आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, वो यहाँ आके जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। आप राजकोट रोड देख लीजिए, एक समय में लोग क्लाइमेट के लिए जाते थे उधर की साइड की, यार बहुत ठंडा होता है, अच्छा महसूस होता है। आज आप चले जाइए, रात को 11 बजे के बाद आपको शराब के ठेके भाजपा के शासनकाल में इतने खुल गए हैं, मैं समझता हूँ इतने इन्होंने स्कूल नहीं खोले, इतने वाइन शॉप खोल दिए हैं। ये जो सरकार है, ये देखिए, और सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। एक तरफ आज माननीय प्रवक्ता आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, हम बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे या उद्योग उसके लिए सीमित कर देंगे, लेकिन दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के ही लेटर हेड में खनन के ट्रक छुड़वाने के ऑर्डर हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, और मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ संजय जी इसमें। सबसे पहले देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, त्रिवेंद्र रावत जी ने एक पलायन आयोग बनाया था, जिसके अंतर्गत ऑफिसर बनाए गए थे, और ये पलायन आयोग का ऑफिस पौड़ी में बनाया गया था। तो पलायन को रोकने के लिए ना, जब वहां से पता चला कि वहां की, जब वहां पे छापा हुआ, तो ये पता लगा कि जो ऑफिसर है खुद देहरादून रह रहे हैं, वो पहले बिल्कुल पहले खुद ही पलायन करते हैं। पलायन रोकने के लिए जो व्यक्ति को बनाया गया वो खुद पलायन कर रहा है, पलायन ऐसे नहीं रुके। नया जैसे ये लोगों ने कहा, हर चीज आपने समझा होगा, और हकीकत में राज्य में विकास की जरूरत थी, राज्य में रोजगार की जरूरत थी, राज्य में पलायन रोकने की जरूरत थी। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भाजपा ने अगर मान लीजिए कोई ऐसी रणनीति बनाई है, तो हमारी समझ से अगर इस प्रदेश के पक्ष में है, उसका स्वागत भी तो करना चाहिए यूपीडी को। जी बिल्कुल करना चाहिए, पर पहले वो रणनीति दिखाई तो दे। धरातल पर आप देखिए कि क्या पलायन, जो ये कह रहे कि कांग्रेस के अभी प्रवक्ता बात कर रहे थे अमनदीप जी, और उससे पहले सचिन जी, जो बड़ी प्रबल वाणी में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आप यहाँ के मूल निवासियों की, आप सबसे पहले उनकी आत्मा को जीते, आप उनका जज्बात जीते। ये राज्य को बाहर से निवेश की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से है, हम ये नहीं कह रहे, हम इसको नहीं नकार रहे, नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में अपने बहुत सक्षम, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यहाँ का जो उद्योगपति है, यहाँ की अगर आप उनको एक, जैसे कि आप छोटे छोटे आप उनको ऋण देकर के यदि आप उनको उठाएंगे, आप उनको एक सपोर्ट फाइनेंशियली, अगर आपकी नीतियां इस तरीके की बने कि आप उनको मजबूत करें, आप उनको नौकरियां देने वाला नहीं, नौकरियां लेने वाला नहीं, देने वाला बनाए, तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ का प्रदेशवासी खुश भी होगा
और मुझे लगता है कि जब एक आत्मनिर्भर होकर के जब वो कार्य करेगा, देखिए अपने जब घर के अंदर हमारी अगर एक कोई दुकान भी हम चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर अगर 5 रुपए भी हमें मिलते हैं, तो हम एक संतुष्टि वाला जीवन जीते हैं। चलिए, लेकिन धन्यवाद नेहा जी, समय की सीमा होती है। धन्यवाद सचिन गुप्ता जी और धन्यवाद मनदीप जी। लोकसभा के चुनाव की चर्चा शुरू हुई, लेकिन हम विकास पे आ गए, राज्य के उन मुद्दों पे आ गए जिसके लिए राज्य बना था। लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि हम कोई भी चर्चा करें, चुनावी चर्चा करें, चाहे सामाजिक चर्चा करें, धार्मिक चर्चा करें, अगर हम राज्य के विकास पे चर्चा नहीं करते तो हमारी चर्चा अधूरी है। क्योंकि यह राज्य बना था उनके लिए जिन्होंने इस राज्य में उत्तर प्रदेश के साथ रह करके कुछ नहीं पाया था। विकास पहाड़ नहीं चढ़ पाता था, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था, पलायन इस तरह से चलता था कि लगता था कि पूरा घर का घर खाली हो जाएगा। और अगर उन चीजों पर रोक नहीं लगी है तो आज भी हमें इस पे चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। जिसके लिए राज्य बना वह विषय कहाँ पे है और क्यों अधूरे है, उसे पूरा कब किया जाएगा और कौन करेगा। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।